हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। हम बात कर रहे थे पेपर 1 के लिए। हमने कल बात की थी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपका पहला यूनिट है, उसमें हमने कल आपसे बात की थी कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम है, क्या पर्पस है, क्या नेचर होता है टीचिंग का। इसकी हम कल बात कर चुके थे। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ब्लूम की टेक्सोनॉमी के ऊपर। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी चलिए देखते हैं। तो ये दी थी बेंजामिन ब्लूम ने, जो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका आपने मास्टरी लर्निंग मॉडल MLM भी सुना होगा, इन्होंने ही दिया था वो भी। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग भी दी थी। अगर हम बात करें कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या होती है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जो हम यूज करते हैं एजुकेशनल गोल्स को क्लासिफाई करने के लिए। जो किसने दिए थे? बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे, और उनके कुछ साथियों ने उनकी इसमें हेल्प की थी। ये बात है 1956 की। It is widely used in education to guide curriculum development, learning objectives and assessment strategies। मतलब अगर मैं कहूं, इसको आप हिंदी में समझना चाहें, तो ब्लूम की जो वर्गीकरण पद्धति है उसका क्या है उद्देश्य? एक ऐसी रूपरेखा है जिसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने अपने साथियों के साथ विकसित किया था, और ये मुख्य रूप से फोकस करती है कि हमारा पाठ्यक्रम का विकास कैसे हो, करिकुलम डेवलपमेंट, अधिगम उद्देश्य लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो, और आकलन रणनीतियां, मतलब जो इवेल्युएशन स्ट्रैटेजीज है उनको ये गाइड करने का काम करती है। इसके लिए बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया था? एक टेक्सोनॉमी दी थी, जिसे इन्होंने कहा कि एक हायरार्किकल मॉडल है, और वो फोकस कर रहे थे 3 मेजर डोमेन्स पे लर्निंग के। जैसे हम हैंड हार्ट और हेड की बात करते हैं, वैसे ही इन्होंने उसी के बिना पर, उसी की तर्ज पर 3 डोमेन्स को डिफाइन किया, जो कि थे हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव, जिसका सीधा संबंध हमारे माइंड से रहता है, अफेक्टिव जो हमारे इमोशनल चीजें होती हैं, और साइकोमोटर जो हम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, दैट इज साइकोमोटर, जिसमें हमारे दोनों चीजों का यूज होता है, कॉग्निटिव भी और फिजिकल एक्टिविटीज जो हम करते हैं। तो इनकी जो टेक्सोनॉमी है उसमें जो बेस है वो बेसिक नॉलेज से शुरू करते हैं और फिर एडवांस्ड लेवल तक ये जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या बात की। तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में पहली बार, इनका ये ओरिजिनल वर्क था, जिसमें उन्होंने 6 मेन कैटेगरीज को आउटलाइन किया था। नॉलेज की बिना पर उन्होंने 6 चीजों में वर्गीकृत किया था अपने फ्रेमवर्क को, एजुकेशनल गोल्स को, और 2001 में फिर उसी का रिवाइज्ड वर्जन आया। तो 1956 में इन्होंने नाउन्स के बारे में, नाउन्स के अकॉर्डिंगली कैटेगरीज को फॉर्म किया था, और 56 के बाद में 2001 में इन्होंने वर्ब्स, नाउन से वर्ब्स की तरफ ये चले गए। तो 1956 में जो सबसे पहला बेसिक लेवल है वो नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और फिर इवेल्युएशन। यानी कि जो ओल्ड वर्जन है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि हमारा था कौन सा? सबसे पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर इवेल्युएशन, और उसके बाद में आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस और इवेल्युएशन। यार हम हिंदी में कहें तो ज्ञान, फिर समझ का स्तर, फिर उसका अनुप्रयोग, फिर उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण, फिर सिंथेसिस यानी संश्लेषण, और फिर इवेल्युएशन। तो 2001 में जब इसी को रिवाइज किया गया तो ये कैसे हो गया? रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है ये एक हायरार्किकल मॉडल है जो कैटेगराइज करता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बहुत सारे लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में, जो शुरू होते हैं बेसिक नॉलेज से और जाते कहां तक है? एडवांस नॉलेज तक जाते हैं। जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी बेंजामिन ब्लूम की वो 1956 में आई थी, उसके बाद में लेटर ऑन इसको रिवाइज किया गया 2001 में।
तो जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी 1956 में, उन्होंने 6 मेन कैटेगरीज पे बात की, जो मैंने अभी आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओल्ड वर्जन। उसमें उन्होंने बात की नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन की। और 2001 में अ ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने करिकुलम थ्योरिस्ट जो थे, उन्होंने सबने मिलकर के क्या किया, इसको रिवाइज किया और फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जो नेम्स थे ब्लूम की टेक्सोनॉमी के, वो दोबारा से रिवाइज करके दिए, जिसमें उन्होंने क्या किया कि नॉलेज की जगह रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन की जगह अप्लाइंग, एनालिसिस की तरह एनालाइजिंग और सिंथेसिस की जगह पर इवेल्युएटिंग और इवेल्युएशन की जगह पर क्रिएटिंग को एड ऑन किया। तो चलिए हम बात करते हैं ब्लूम का पहला जो ओरिजिनल काम था 1956 में, उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन पे उन्होंने बात की। तो कॉग्निटिव डोमेन मेनली हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज से रिलेटेड होता है, कैसा हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग पावर कैसी है, हमारा समझ का स्तर कैसा है, क्या हम सोच रहे हैं चीजों के बारे में। ये कोर लर्निंग डोमेन होता है और ये हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है उससे। बेसिकली आप थिंकिंग या नॉलेज कह सकते हो इस लेवल पे जो होती है। और कॉग्निटिव डोमेन जो है एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें इन्होंने जो आगे मैं पॉइंट डिस्कस करूंगी उसके बारे में उन्होंने बात की है कॉग्निटिव डोमेन में, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। सबसे पहला नॉलेज। नॉलेज क्या होती है, यानी कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान विशेष और सार्वभौमिकों का स्मरण है, विधियों और प्रक्रियाओं का स्मरण है, या किसी पैटर्न या संरचना का स्मरण इसमें शामिल रहता है। मतलब बेसिकली ये इस स्टेज पर आप क्या करते हो, रिकॉल करते हो इंफॉर्मेशन को। इट इज ऑल अबाउट द एबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। जो आपके माइंड में कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होती है और जो चीजें आपने पढ़ी होती हैं, उनको आप रिकॉल करने का काम करते हो। तो ये पहला बेसिक नॉलेज का स्टेज होता है। उसके बाद में दूसरा स्टेज जो है आपका, और आप हाँ इसमें ये भी कह सकते हो, इसमें हम कैसे कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, नॉलेज लेवल पे, ज्ञान स्तर पे डिफाइन करना, चीजों को स्टेट करना, डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में जानना, लेबल करना, एनलिस्ट करना, इस तरीके की चीजों को हम वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न समथिंग, विल बी एबल टू डिफाइन अ टर्म, विल बी एबल टू रिसाइट द पोएम। तो ये सारे के सारे आपके ज्ञान के स्तर में आएंगे। दूसरा लेवल है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है ए टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग such that the individual knows what is being communicated and can make use of the material or idea being communicated without necessarily relating it to other material। मतलब समझ एक प्रकार की इस तरीके की चीज को अभिव्यक्त करता है कि व्यक्ति जो जानता है वो क्या उस चीज को कम्युनिकेट कर पा रहा है, और जो कम्युनिकेट की जा रही है चीज, उसको वो किस तरीके से आगे यूटिलाइज कर सकता है। ऑल इन ऑल हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी एबिलिटी जो हमें थॉट प्रोसेस को समझने में हेल्प करती है और किसी चीज के मीनिंग को समझने में हमारी हेल्प करती है, वो दूसरा होता है हमारा समझ का स्तर, या जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। इसमें आप कैसे शब्दों को यूज कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंड करना, कन्वर्ट करना, डिस्क्राइब करना, डिस्टिंग्विश करना, एस्टिमेट करना, एक्सप्लेन करना, एक्सटेंड करना, जनरलाइज करना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल इशू और एनी फैक्ट फ्रॉम डेली लाइफ। तो इस तरीके की चीजों को आप समझ जब आपके अंदर होगी, तभी तो आप किसी इशू को डिस्कस कर पाओगे, किसी साइंटिफिक थ्योरी को डिस्कस कर पाओगे। फिर तीसरा लेवल जो है वो है एप्लीकेशन लेवल, जिसमें हम क्या करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो अमूर्त ज्ञान होता है हमारा, उसको हम प्रैक्टिस में लाने का काम करते हैं, और हम क्या करते हैं, कंक्रीट सिचुएशन में उसको हम अप्लाई करने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो होती है ना एप्लीकेशन लेवल, मतलब लागू करना, मतलब किसी विशेष और अभिन्न स्थितियों में चीजों का उपयोग करना, लागू करना। इसके लिए अगर वर्ड्स की बात करें तो अप्लाई करना, अडेप्ट करना, सर्टेन करना, असाइन करना, चेंज करना, कंप्यूट करना और डेमोन्स्ट्रेट करना, डिस्कवर करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे के सारे वर्ड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब एप्लीकेशन का मतलब है अनुप्रयोग की। अब आपने जो कुछ भी समझा है, आपके अंदर नॉलेज है, अब आप उन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें
कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज अ फॉर्मूला टू सॉल्व गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। मान लीजिए आपने मैथ्स का सबसे अच्छा एग्जांपल आ सकता है कि अगर आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं सीख लिया है और आपके अंदर उस समझ का स्तर डेवलप हो गया है, पहले आपने उसको नॉलेज लेवल पे उसको याद कर लिया, रिकॉल कर लिया, फिर आपने क्या किया, उसको समझ लिया कि इसको कैसे कैसे हम अप्लाई कर मतलब यूज करेंगे। उसके बाद में आपने एप्लीकेशन की बारी आई तो अगर वैसे ही मिलता जुलता कोई क्वेश्चन सम आपके पास आ जाता तो आप उसको उसमें अप्लाई करके अपनी उस एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को कंक्रीट नॉलेज में बदल दोगे। दैट इज द थर्ड लेवल जो होता है एप्लीकेशन। अब चौथे लेवल की हम बात करते हैं जो है एनालिसिस। द स्टूडेंट बिगिन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। जब बच्चा चीजों को समझ लेता है तब फिर वो क्या करता है, नॉलेज के स्ट्रक्चर को समझने लगता है और वो तथ्यों और ओपिनियंस के बीच में अंतर करना जान जाता है। मतलब एनालिसिस जो है उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसी कम्युनिकेशन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या पार्ट्स में, और किस तरीके से करते हैं कि जो आइडिया है वो आपको क्लियर हो जाए पूरे तरीके से, बच्चे को बच्चा मतलब चीजों को समझने लगे, उन चीजों को ब्रेक डाउन करके उसको उसकी समझ उसके अंदर डेवलप हो सके। इसमें कैसे वर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स होते हैं एनालाइज करना, ब्रेक डाउन करना, कंपेयर करना, वो चीजों को कंपेयर तुलनात्मक अध्ययन कर पाए, कॉन्ट्रास्ट कर पाए, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाए, चीजों को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर पाए, दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए, और उसके अलावा डिस्क्रिमिनेट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, आउटलाइन कर पाए चीजों को। जैसे द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम अ गिवन पैराग्राफ। उसको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, अब वो उसमें जो जो वर्ड्स है, नाउन्स आ रहे हैं या जो भी चीजों के बारे में पूछा जा रहा है उनसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कहाँ प्रीपोजिशन है, कहाँ कंजंक्शन है, कहाँ इंटरजेक्शन है, कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ एडवर्ब है, कहाँ वर्ब है। सो इस तरीके से जब वो चीजों को ब्रेक डाउन करके समझना सीख जाए। द फिफ्थ पॉइंट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब चीजों को अब आपने ब्रेक डाउन करके वहां पे समझ लिया एनालिसिस में, अब आप उनको होल के रूप में देखोगे, पार्ट्स को होल में कन्वर्ट करोगे, जो कि जेस्टॉल्ट अप्रोच है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्ट्स सो एज टू फॉर्म अ होल। आप बहुत सारी चीजों को, पार्ट्स को इकट्ठा करके एक संपूर्ण चीज को समझने की कोशिश करते हो। आप चीजों को कैटेगराइज करना सीख जाते हो, चीजों को कंबाइन करना सीख जाते हो, कंपोज करना, क्रिएट करना सीख जाते हो, डिजाइन करना, एक्सप्लेन करना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट अ क्रिएटिव एसे, whatever will be the topic, जो भी टॉपिक होगा उस पे बच्चा एक क्रिएटिव ऐसे लिख लेगा। तो कब लिख लेगा, जब उसने उसके अंदर नॉलेज हुई होगी, फिर उसने अंदर समझ का स्तर आया होगा, फिर उसके बाद में उसने उसका अनुप्रयोग किया होगा, फिर उसने उसको ब्रेक डाउन करके समझा होगा, एनालिसिस किया होगा, सिंथेसिस करके वो उस ऐसे को लिख लेगा। द सिक्स्थ इवेल्युएशन, जैसे नाम समझ में आ रहा है, मूल्यांकन। मतलब इवेल्युएशन क्या करता है, जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ गिवन पर्पस। मतलब अब वो जजमेंट देगा, वैल्यू बताएगा उस मटेरियल की और मेथड्स बताएगा कि किस तरीके से किन मेथड्स को हम लागू कर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हम यहाँ पर जजमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब इट इन्वॉल्व जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पजेस। आपने अलग किस तरीके का आपका उद्देश्य है, उसके लिए आप किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके का मूल्यांकन भी आखिरी स्टेज में होता है, यानी सिक्स्थ स्टेज में होता है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप चीजों को क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हो, आप कंपेयर कर पाते हो, कंक्लूड कर पाते हो, समराइज कर पाते हो, डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट विल बी एबल टू क्रिटिकली अप्रिशिएट द गिवन पीस ऑफ लिटरेचर। जैसे जो बच्चा है, आपने उसको एक पैराग्राफ दे दिया, उससे आपको लिखवानी है प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, दैट इज इवेल्युएशन। तो ये आपको मैंने 6 कैटेगरी बताई जो ओल्डेस्ट थी आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, जिसमें क्या क्या था, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो इसका न्यू वर्जन है उसके बारे में। सो व्हाट इज, ये मैंने वर्ब्स आपको बता दिए हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी वर्ब्स का हम यूज करेंगे। तो ब्लूम की जो रिवाइज टेक्सोनॉमी आई थी वो 2001 में आई थी, जिसमें एंडरसन और डेविड कार्थवूल ने इसको रीअरेंज किया था 6 लेवल में, जो इस तरीके से दिए हुए हैं। तो पहला लेवल क्या था आपका,
रिमेम्बरिंग, यानी कि रिमेम्बरिंग का सीधा सा मतलब क्या है, रिकॉल करना प्रीवियस लर्न इन्फॉर्मेशन को, जो पहले से लर्न इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो. इट इज एज सेम एज द रिमेम्बर, इट इज एज सेम एज द नॉलेज लेवल इन द ओल्डेस्ट टेक्सोनॉमी. उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन लेवल. तो आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो मीनिंग को, ट्रांसलेशन को समझ रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो चीजों को, प्रॉब्लम्स को बता पा रहे हो, और प्रॉब्लम्स को अपने शब्दों में बता पा रहे हो, या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद से खोज पा रहे हो और उसे अपने शब्दों में बता पा रहे हो. फिर थर्ड इज अप्लाइंग. अप्लाइंग इज एज सेम एज द एप्लीकेशन. तो आप एक कंसेप्ट को यूज कर रहे हो किसी नई सिचुएशन में और अप्लाई कर रहे हो, जो आपने क्लासरूम में सीखा है उसको आप रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हो. द फोर्थ इज एनालाइजिंग. इट इज ऑल्सो लाइक एनालिसिस. एनालाइजिंग मतलब ये सेपरेट करता है एक मटेरियल को और कंसेप्ट को कंपोनेंट्स में या पार्ट्स में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो समझा जा सके. मतलब मान लीजिए कि आपको कोई बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैथ्स के, तो उसमें अगर 5 6 7 फॉर्मूले लग रहे हैं तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे. तो यही चीज है एनालिसिस, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चीजों को समझोगे और इसमें आप समझ पाओगे कि फैक्ट्स और इन्फरेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, कि आप अनुमान क्या है आपके और तथ्य क्या है उनके बीच में, कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसको आप समझ पाओगे. फिर फोर्थ है इवेल्युएटिंग. इवेल्युएटिंग ये किसके प्लेस पे आया है, सिंथेसिस के प्लेस पे नहीं, इवेल्युएशन के प्लेस पे आया है, क्योंकि इवेल्युएशन वहां पे लास्ट था हमारा, तो यहाँ पे ये आ गया है इवेल्युएटिंग, ये आ गया है हम आपका. तो इवेल्युएटिंग क्या मतलब, जजमेंट आप दे रहे हो चीजों के बारे में, दैट इज इवेल्युएशन. क्रिएटिंग. क्रिएटिंग का मतलब क्या है कि अब ये सिंथेसिस की जगह पर आया है, तो क्रिएटिंग मतलब कुछ नया डिस्कवर करना. बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट. बहुत सारे डाइवर्स चीजों से एक स्ट्रक्चर है, पैटर्न को फॉर्म करना, बहुत सारे पार्ट्स को टुगेदर पुट करना, एक साथ लाना, और उसके बाद में क्या करना कि कुछ नया मीनिंग या स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है, उसमें नई चीज को डेवलप करना. जैसे आप सिंथेसिस में करते थे वैसे ही आप क्रिएटिंग में करेंगे. सिंथेसिस में आप कुछ नया खोजते थे कि नहीं, लेकिन क्रिएटिंग में आप कुछ नया जरूर खोजेंगे. तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ब्लूम की टेक्सोनॉमी का पहला डोमेन, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, जो आपके हेड से डील करता है. अब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अफेक्टिव जो चीज हमें अफेक्ट कर रही है यानी प्रभाव डाल रही है. सो मैन इज नॉट ओनली रेशनल बट इमोशनल एज वेल. हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं. अफेक्टिव इज क्लोजली लिंक्ड विद इमोशंस, मोटिवेशन, फीलिंग, सिंपैथी, कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट. मतलब जो अफेक्टिव डोमेन है वो हमारे इमोशंस से, हमारे मोटिवेशन से, हमारे फीलिंग से, हमारी सिंपैथी से, कोऑपरेशन से, और जो हमारी विलिंगनेस होती है पार्टिसिपेट करने की, उससे डील करता है. इसमें जो है कुछ चीजों को आप प्रेफरेंस देते हो, कुछ इश्यूज को आप प्रेफरेंस देते हो, तो अफेक्ट को आप एक रिस्पॉन्स की तरह भी ले सकते हो. अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज में और इकोनॉमिक इश्यूज में आपका जैसा एटीट्यूड रहता है उस तरीके से ही आपका अफेक्टिव डोमेन जो है वो फ्रेम होता है. अफेक्टिव डोमेन का मतलब आप समझ सकते हो कि जो आपने सीखा है उसको आप किस तरीके से वैल्यू कर रहे हो, किस तरीके से किसी सब्जेक्ट की चीजों को आप अपने जीवन में लागू कर रहे हो, जीवन में यूज कर रहे हो. इट आस्क फॉर बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. इसमें हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स का बेटर पार्टिसिपेशन होगा, और इसको भी बहुत सारे सब लेवल्स में डिवाइड किया गया है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अटेंड, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग. सो अगर हम पहले बात करें रिसीविंग, तो रिसीव का मतलब आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले चीजों को रिसीव करना, यानी कि आप अवेयर है, विलिंग टू बी अवेयर ऑफ द सेटिंग और सिचुएशन, गिव्स अटेंशन बाय चॉइस, ओपन टू द एक्सपीरियंस. अब आपके आसपास तो बहुत सारी चीजें हो रही है, पर आपका अटेंशन किस सिचुएशन या सेटिंग पे जाएगा, जो जिस चीज के लिए आप अवेयर होंगे, चाहे वो आपकी चॉइस हो वहां पर, चाहे आपका कोई एक्सपीरियंस वहां पर काम आए. तो रिसीविंग इज विलिंगनेस टू लिसन, जो चीज आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो. सेकेंड इज रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग मीन्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट. अब आप
किन चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मतलब विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ओबीडियंट हो आप, वॉलंटियरशिप करना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन आपको किन चीजों में मिलता है, जिन चीजों में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है आप वो चीजें करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो. सो सेकेंड लेवल इज रेस्पॉन्डिंग. फिर वैल्यूइंग, motivated to invest, chooses to behave in a certain way, frequently begins to identify with the behavior and commit to it. मतलब अब आप किन चीजों में मोटिवेटेड हो, मतलब किन चीजों में आप क्या वर्थ है, आप क्या वैल्यू दे रहे हो चीजों को, किस तरीके से कोई स्टूडेंट अपनी वैल्यू से अटैच है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, एक पर्टिकुलर फिनोमेना से, एक पर्टिकुलर बिहेवियर से. मतलब मूल्य निर्धारण आप कह सकते हो इस चीज को. मूल्य का संबंध उस मूल्य से है जो एक छात्र किसी विशेष वस्तु, घटना या व्यवहार से जोड़ता है. मतलब किस तरीके से आप जो है काम करना चाहते हैं, किस सीमा तक आप करना चाहते हैं, कैसा बिहेवियर आप कमिट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कैसी चीजों को वैल्यू देना चाहते हैं. अगर आप में पॉजिटिव वैल्यूज है तो आप उस तरीके के बिहेवियर को फॉलो करोगे और उन चीजों को आप चूज करोगे और वैसे बिहेवियर की तरह ही फिर आप एक्ट करोगे. फिर फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग. वैल्यूज बिकम सिस्टमैटिक, कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज एंड चॉइसेस, बिगिंस टू ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइज वैल्यूज, chooses to commit to certain values and behavior. अब आपने जब वैल्यूइंग वाला पार्ट देख लिया तो अब आप उन वैल्यूज को कैसे सिस्टमेटिकली यूज करोगे और कैसे जो आपके वैल्यूज के बीच जो स्ट्रगल चल रहा होगा उनको आप सॉल्व करोगे और मूल्यों को कैसे आप तुलना करोगे अदर जो कैसे अपनी वैल्यूज को आप प्रायोरिटाइज करोगे, मतलब कौन सी वैल्यूज को आप प्रायोरिटी दोगे, कौन सी वैल्यूज को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, क्योंकि वैल्यूज वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन. तो किस तरीके से आप इन चीजों को वैल्यू दोगे. मतलब विलिंगनेस टू बी एन एडवांस एडवोकेट ऑफ एन आइडिया. अब आप कौन सी विचारधारा, कौन से विचारों को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, है ना. फिर कैरेक्टराइजिंग. अब ये क्या होता है, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ. किस तरीके से आप अपने जीवन को चेंज कर रहे हो. एक्ट्स कंसिस्टेंटली ड्यू टू एन इंटरनल बिहेवियर. आपका आंतरिक रूप से व्यवहार कैसा, आपका बिलीफ कैसा है, कैसी फिलोसफी या वर्ड को देखने का नजरिया आपका क्या है, आप क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो, किस तरीके से आप बिहेव करते हो. तो इन सब चीजों पे बेस्ड होता है आपका कैरेक्टराइजेशन कि किस तरीके से आप में क्या इच्छा है अपने बिहेवियर को या वे ऑफ लाइफ को चेंज करने की. तो मैंने ये बताया कि रिसीविंग का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू लर्न, किस तरीके से आप चीजों को सीखना चाहते हैं. रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कैसे आप कौन से तरीके की चीजों में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो. वैल्यूइंग, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, क्या आप अच्छी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हो या फिर आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं, जिस तरीके की आपकी वैल्यूज होंगी उस तरीके की चीजों में आप इन्वॉल्व होना पसंद करोगे. आप ऑर्गेनाइजिंग, आप उन्हीं चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे जो आप अपनी वैल्यू से उठा रहे हो, जो आप सीखने के इच्छुक हो, उन्हीं चीजों को, उन्हीं विचारों को आप प्रायोरिटी दोगे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप ऑर्गेनाइज करोगे चीजों को. फिर विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ. तो आप जो है जब आपके अंदर विलिंगनेस आ जाएगी इन सारी चीजों की, तो किस तरीके से आप अपने व्यवहार को बदलोगे और अपने जीवन जीने के तरीके को बदलोगे, वो होता है आपका कैरेक्टराइजेशन. तो यहाँ पर आपका दूसरा डोमेन भी खत्म होता है जो होता है आपका अफेक्टिव डोमेन. तीसरा डोमेन जो है साइकोमोटर. साइकोमोटर का क्या मतलब होता है, इट इज मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स. अब आप टेक्निकल स्किल्स को किस तरीके से एक्वायर कर रहे हो, ये काम होता है आपका साइकोमोटर डोमेन का. इसको बोलते हैं क्रियात्मक डोमेन. तो इसमें मतलब आप जैसे आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो या आप लिख रहे हो, राइटिंग का काम कर रहे हो, तो आपके हैंड्स भी चल रहे हैं और आपका ब्रेन भी काम कर रहा है. तो इस तरीके की चीजें जो है आपकी साइकोमोटर डोमेन में आती हैं. इसमें सबसे पहला आता है इमिटेशन. इमिटेशन, बच्चा दूसरे को देख के क्या सीख रहा है, जो देख रहा है वही वो कॉपी कर रहा है. मतलब बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करके सीखता है. मैनिपुलेशन, एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. अब वो
पिछली कोई घटना हुई होगी या कुछ भी, तो वो उस चीजों को मेमोराइज करके उनके अकॉर्डिंगली, जैसा पहले उसने कभी किसी को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे वर्क करते देखा होगा उस तरीके से वो भी परफॉर्म करेगा। प्रिसीजन परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। अब उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी इस लेवल पे, और एक्शंस भी उसके ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आर्टिकुलेशन, सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन हार्मोनियस वे। अब वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है। नेचुरलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है यहाँ पर, और इसमें बहुत सारे जो है एक्शंस जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर इमिटेशन की हम लोग बात करें, हाँ, पहली बात तो ये कि साइकोमोटर डोमेन जो है वो उसकी बात दवे ने की थी 1970s में, और जिसमें उन्होंने 5 लेवल दिए थे जो मैंने बताया। पहला इमिटेशन, तो इमिटेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है सीखने की, या ऐसा पैटर्न होता है बिहेवियर का जो आप किसी को देखने के बाद करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, किसी के स्किल को वैसे ही रिपीट करने की कोशिश करते हैं। और इसके कीवर्ड्स देखें तो कॉपी करना, मिमिक करना, इमिटेट करना, फॉलो करना, रिपीट करना, डुप्लीकेट करना, इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। और मैनिपुलेशन की जो मैंने बात की, तो मैनिपुलेशन का मतलब है कि आपने ये एबिलिटी डेवलप हो जाए टू परफॉर्म सर्टेन टास्क बाय मेमोरी और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। आप क्या करो कि आप जो है पुराने मेमोरी के बेस्ड पे मेमोराइज करके चीजों को उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चीजों को करने की कोशिश करो। इसमें आप कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हो, एक्ट करना, बिल्ड करना, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना। जैसे द लर्नर विल बी एबल टू परफॉर्म अ स्किल, है ना। अच्छा, प्रिसीजन की बात मैंने की, तो प्रिसीजन का मतलब है कि आप कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म करो विद सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, आपके अंदर कुछ एक्सपर्टीज आ जाए उस टास्क को लेकर के। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि आपके अंदर एडेप्ट करने की एबिलिटी आ जाए और आप मल्टीपल एक्शंस को इंटीग्रेट कर पाओ। नेचुरलाइजेशन एक ऑटोमेटिक इंट्यूटिव प्रोसेस होता है जो अनकॉन्शियसली होता है, और जिसमें आप क्या करते हो, ये इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ती है, प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ती है। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो बहुत ईज और लिमिटेड फिजिकल और मेंटल एक्सर्जन के साथ हो जाती है, क्योंकि ये नेचुरली होती है। अगर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम फ्रेम करना सीख जाते हैं। हम असेसमेंट को अच्छे से डिजाइन कर पाते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम इसमें दे पाते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस प्रमोट करते हैं। ये सारे लेवल्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। रिफ्लेक्शन को प्रतिबिंबित कर पाते हैं टीचर्स खुद को। स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट रहता है, वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का भी काम या प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में भी ये हेल्पफुल होते हैं। स्कैफोल्डिंग लर्निंग, क्योंकि टीचर गाइड करता है बच्चों को, थोड़ा बहुत स्कैफोल्ड कर देता है, थोड़ी बहुत मदद कर देता है, जिससे बच्चा थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। और साथ के साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो होता ही है, और ये हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने क्या बात की, आज हमने आपसे बात की कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम कौन थे, एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग भी दी थी। इन्होंने हायरार्किकल मॉडल दिया था 3 डोमेन्स पे जो बेस था, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये बेसिक एजुकेशन से एडवांस इवेल्युएशन तक जाता है। इनका जो ओरिजिनल वर्क था वो 1956 में आया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 6 कैटेगरीज बताई थी, जो थी हमारी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। फिर नया वर्जन 2001 में आया, जिसमें इन्होंने बताया रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो मैंने बात की कि नॉलेज क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जब आप चीजों को समझते हैं और मीनिंग को ग्रास्प करते हैं। एप्लीकेशन इज द प्रैक्टिस, जब आप एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को अपने कंक्रीट लाइफ में या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज करने लगते हो, दैट इज एप्लीकेशन। एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, और आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच में, फैक्ट्स और इन्फरेंसेस के बीच में। सिंथेसिस, बहुत सारे पार्ट्स को आप एज अ होल देखते हो, और ये एनालिसिस का ऑपोजिट होता है। इवेल्युएशन में आप जजमेंट्स देते हो अपने। फिर मैंने बताया था कि कौन कौन सी वर्ब्स किस किस डोमेन में आप यूज कर सकते हो।
उसके बाद ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी आई 2001 में, जो एंडरसन एंड डेविड कार्थवुल ने दी थी। उन्होंने 6 लेवल बताए थे उस तरीके से, जिसमें पहला लेवल था आपका रिमेम्बरिंग, जिसमें आप वही करते हो, रिकॉल करते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस को। फिर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हो, जिसमें आप मीनिंग को समझते हो, कॉम्प्रिहेंड करते हो, अप्लाई करते हो। उसमें आप किसी अपने जो सीखे हुए कंसेप्ट को क्लासरूम में जो आपने सीखा है वो आप एक नई सिचुएशन में अप्लाई करते हो। एनालिसिस करते हो, यानी डिस्टिंग्विश करना, अंतर करना जान जाते हो चीजों के बीच में। फिर आप इवेल्युएशन करते हो, यानी चीजों में जजमेंट देने लगते हो। क्रिएटिंग मतलब आप चीजों को होल के फॉर्म में देखते हो और कुछ नया खोजने की कोशिश करते हो। फिर मैंने बताया अफेक्टिव डोमेन, जो आपके इमोशन से, आपके मोटिवेशन से, आपकी सिंपैथी से, आपकी फीलिंग से, आपके कोऑपरेशन से डील करता है। इसमें जो है आपको मैंने 5 लेवल्स बताया, जो 5 लेवल दिए हैं आपके एंडरसन और कार्टवुल ने 2001 में नहीं दिए इन्होंने मुझे ईयर नहीं है याद भी। तो इन्होंने 5 लेवल्स दिए हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। रिसीविंग में इन्होंने कहा कि आपके अंदर सीखने की क्या इच्छा है, जो आपके अंदर सीखने की इच्छा है वही आप रिसीव करोगे। रिस्पॉन्डिंग, आप किस चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड करोगे। आपके आसपास कितनी भी चीजें चल रही हो, आप उन्हीं चीजों के प्रति रिसीव करोगे और रिस्पॉन्ड करोगे। आप किन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हो, जिन चीजों को आप वैल्यू देना चाहते हो उन्हीं को आप वैल्यू दोगे। आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली ही आपके आइडियाज जो है वो फ्रेम होंगे, और जिस तरीके के आपके आइडियाज होंगे उस तरीके का आपके बिहेवियर में बदलाव आएगा और आपके जीवन जीने का तरीका जो है वो चेंज होता जाएगा। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज दैट आर गिवन बाय एंडरसन एंड कार्थवुल इन affective domain. Now next is साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मैंने बताया आपको, साइकोमोटर डोमेन में भी 5 स्टेप्स मैंने बताया आपको, जिसमें कि इमिटेशन, आप दूसरे को देख के क्या नकल करके क्या सीख रहे हैं। मैनिपुलेशन, आपने जो अपनी मेमोराइजेशन से क्या इंस्ट्रक्शंस को याद करते हुए क्या सीखा है, क्या कर रहे हो आप काम। प्रिसीजन, फिर अब आपके अंदर मोर एक्सपर्टीज आ जाती है। आर्टिकुलेशन, जब आप बहुत सारे स्किल्स को एक साथ परफॉर्म करने लगते हो। और नेचुरलाइजेशन, फिर एक नेचुरली चीजें जो अनकॉन्शियस वे में होने लगती है वो होती है नेचुरलाइजेशन। साइकोमोटर डोमेन आपका दवे ने दिया था 1970s में। इमिटेशन मैंने बता दिया, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इसके अलावा इम्प्लीकेशंस की बात की तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने में हमारी हेल्प करता है, असेसमेंट को डिजाइन करने में हेल्प करता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में हमारी हेल्प करता है, और रिफ्लेक्शंस को बढ़ाता है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में हेल्प करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, इसके फोल्डिंग को बढ़ाता है। उसके अलावा शिक्षकों को सीखने के उद्देश्यों को संचालित करने में हेल्प करता है, और हमारे लिए टीचर्स के लिए इवेल्युएशन में हेल्पफुल रहता है, कौशल को बढ़ावा देता है, और एक व्यवस्थित अनुभव जो है वो ये प्रदान करता है। तो अगर आप देखो तो हिंदी में एक बार मैं फिर से इनको बता देती हूँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र है तो उसमें रिमेम्बरिंग यानी याद रखना, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, अप्लाइंग यानी लागू करना, एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना, इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन करना, क्रिएटिंग यानी निर्माण करना। फिर भावनात्मक क्षेत्र, उसमें रिसीविंग यानी प्राप्त करना, रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया देना, वैल्यूइंग यानी मूल्य देना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, कैरेक्टराइजिंग यानी चरित्र का निर्माण करना। फिर द लास्ट मनोदैहिक यानी कौशल आधारित जो क्षेत्र है आपका, इमिटेशन यानी अनुकरण करना, मैनिपुलेशन यानी हस्तक्षेप करना, प्रिसीजन यानी सटीकता करना, आर्टिकुलेशन यानी समन्वय, और नेचुरलाइजेशन यानी स्वाभाविकता। तो ऑल इन ऑल मैं आपको बस यही समझाना चाहती थी कि बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी 1-2 दिन में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी शुरू करूंगी, तो आप लोग वो क्लासेस भी अटेंड करिएगा। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365। स्टे ट्यून्ड गाइस।